फ्रेंड्स, यदि आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और यदि आपने अपना अकाउंट ज़ीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग ऐसे ही किसी ब्रोकर साइट के थ्रू ओपन कर रखा है या डायरेक्ट आप बैंक के थ्रू ही इन्वेस्ट करते हैं, तो अक्सर आपके मन में भी ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर आते होंगे कि यदि ये साइट्स बंद हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में भी अक्सर आते ही होंगे कि यदि हमारा स्टॉक ब्रोकर भाग जाए या हमारा बैंक करप्ट हो जाए, चाहे वो डिफ़ॉल्टर साबित हो जाए या अदर कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से वो बंद हो जाए, तो हमारे पैसों का क्या होगा। तो ऐसे में फिर हमारे स्टॉक्स का आखिर क्या होगा। स्टॉक ब्रोकर ऐसा ऑलरेडी कर चुका है 2019 में, आप लोग जानते ही होंगे, ऐसा हो चुका है। 2019 में ऐसा हो चुका है। 2019 की यदि बात की जाए तो एक काफ़ी बड़ा स्टॉक ब्रोकर जिसका नाम है कार्वी, उसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए साइफोन किए गए थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था इस स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, आखिर उनके स्टॉक्स गए कहाँ, उनके पैसे का क्या हुआ। तो ऐसे में हमारे मन में ऐसे ढेरों सवाल आते हैं। तो क्या लोगों को उनके स्टॉक्स, उनका जो पैसा लगाया गया था वो वापस मिला? किस टाइप की प्रोटेक्शंस मिलती है जो भी इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंजर की तरफ से या बात की जाए सेबी की तरफ से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि स्टॉक एक्सचेंजर की तरफ से क्या रेगुलेशंस इसमें लाया गया या सेबी की तरफ से इसमें क्या चेंजेस किए गए, जिससे कि इन्वेस्टर्स को कभी भी आने वाले समय में यदि कोई भी स्टॉक ब्रोकर इस तरह का फॉल्ट करता है या डिफ़ॉल्टर साबित हो जाता है तो उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले यदि फ्रेंड्स आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। और क्या क्या हमें इसमें प्रिकॉशंस रखना चाहिए ताकि हमारे साथ फ्यूचर में ऐसा नहीं हो। तो जनरली उस टाइम में की बात करते हैं जब ये स्टॉक ब्रोकर डिफ़ॉल्टर साबित हुआ, तो इससे क्या हो रहा था कि जो भी इन्वेस्टर थे या जो भी लोग थे उनके अकाउंट से पैसा कटता ही जा रहा था। और यदि वो शेयर बाय कर रहे थे तो एक एक हफ्ते तक उनके इसमें शेयर्स होल्ड नहीं हो पा रहे थे, यानी इन्वेस्टर्स के अकाउंट में शेयर नहीं आ रहे थे। लगभग एक हफ्ता होने के बाद तक भी उनके अकाउंट में शेयर नहीं आ रहे थे। तो इंडिया की यदि रूल्स की बात की जाए तो इसके सेटलमेंट के अकॉर्डिंग लगभग तीसरे दिन तो आपके पास में आपके शेयर्स आ ही जाने चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा था। और दूसरी तरफ जो अपने शेयर्स को सेल कर रहा था उनके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा था। तो इस टाइप की काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आने लगी थी इस स्टॉक ब्रोकर के लिए। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ बैंक के थ्रू ये कंप्लेंट्स भी गई थी कि उनके जो लोन्स है वो डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। तो जब सेबी के द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई तो उसने पाया कि कार्वी, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर है, उसने इन्वेस्टर्स के शेयर को प्लेस करके बैंकों से लोन उठाया हुआ है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआई, बजाज फाइनेंस। ऐसे कई सारी कंप्लेंट्स इसके खिलाफ आ रही थी। तो फाइनली नवंबर 2019 में सेबी ने कार्वी को बाहर कर दिया कोई भी फ्रेश बिजनेस उठाने से। मीन्स वो कोई भी अब फ्रेश डिमेंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते थे। और जब इस मैटर में और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई सेबी के थ्रू, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी कार्वी स्टॉक ब्रोकर को एक्सपेल कर दिया, यानी उसकी जो मेंबरशिप थी उससे उसे बाहर कर दिया गया। उसके बाद इंडसइंड बैंक की जब कंप्लेन दर्ज हुई तो उस कंप्लेन के बेसिस पर प्रोमोटर और उसके जो चेयरमैन थे उन्हें अगस्त 2021 में अरेस्ट कर लिया गया। और बाकी के जो भी बैंक थे उनका भी कोर्ट किया गया और ये बात की जाए अब, और उनके थ्रू भी इसे डिफ़ॉल्टर साबित कर दिया गया। और उसके बाद सीईओ और सीएफओ को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो अब हम ये पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं कि यदि हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए और क्या क्या सेफ्टी एंड रूल्स है हमारे लिए, और कैसे किसी भी चीज़ को सेल आउट किया जाता है या उसे बाय किया जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सपोज़ कीजिए आपने किसी भी स्टॉक को सेल किया, तो वो उस टाइम पर मूव कैसे करेगा। तो जो स्टॉक्स मुझे सेल करना है या आपको सेल करना है वो एक पुल अकाउंट में जाएंगे, यानी कि जो सेलर है उसका, सपोज़ कीजिए आपके उसका जो डीमैट अकाउंट है वो कार्वी है, तो उसके अकाउंट में ये मूव करेंगे। अब इनका जो डिपॉजिटरी है यानी एनएसडीएल या सीडीएसएल, जैसे कि नेशनल एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो डिपॉजिटरी है उसके थ्रू होती हुई जो बायर है उसके पुल अकाउंट में ये मूव करेंगे। और उसके बाद फाइनली ये जिस भी बायर ने इसको परचेस किया है उसके अकाउंट में से मूव कर देता है।
और जैसा कि मैंने आपको इंडिया का एक रूल बताया था T+2 डेज़, यानी कि इस पूरी प्रोसेस में आपको T+2 डेज़ लग जाते हैं। यानी जिस दिन से आपने अपने स्टॉक को सेल करा है और बायर ने उसे परचेस करा है, उसके अकाउंट में आते आते आपको लगभग 3 दिन यहाँ पर हो जाते हैं। T+2 डे यानी जिस दिन आपने ट्रेड करा है उसके बाद 2 दिन और इस प्रोसेस में लग जाते हैं। वहीं यदि 2019 तक की बात की जाए तो वहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी लेते थे जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जैसे कि अब स्टॉक्स हो गया, जीरोदा हो गया, एंजल ब्रोकिंग, यानी जितने भी बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो सभी पावर ऑफ अटॉर्नी लेते थे। और इस पावर ऑफ अटॉर्नी में ये भी लिखा जाता था कि स्टॉक ब्रोकर आपके बिहाफ पे आपके स्टॉक्स को सेल कर सकता है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी जो जनरली ली जाती है उसका क्या रीज़न है? मान लीजिए आप कोई इंट्राडे ले रहे हैं और आपने किसी स्टॉक को सेल नहीं करा है, तो इस पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू जो स्टॉक ब्रोकर है आपके स्टॉक्स को सेल कर सकता है। यानी यदि आप टाइम पर उसको सेल नहीं कर पाए तो आपके बिहाफ पर स्टॉक ब्रोकर उसको सेल कर देता है, यानी स्क्वायर कर देता है। तो जनरली ये रूल इसीलिए बनाया गया था। तो इस पावर ऑफ अटॉर्नी का कार्वी ने मिसयूज़ करा। तो देखिए यहाँ पर ये बात नहीं की जा रही कि हर स्टॉक ब्रोकर ऐसा ही मिसयूज़ करता है, बट कार्वी ने इस पावर ऑफ अटॉर्नी का मिसयूज़ किया। तो कार्वी ने क्या किया कि जो भी इन्वेस्टर्स थे उनकी जो सिक्योर अपने डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली। तो इस तरह से उनके जो डीमेट अकाउंट थे उसमें काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ हो गई। तो इस तरह से कार्वी के पास काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ हो गई और इन सिक्योरिटीज़ के बेस पे उसने बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर दिया। बैंक को लगा कि ये सारी सिक्योरिटीज़ कार्वी की ही है, इसलिए उसने जो लोन था उसे अप्रूव कर दिया कार्वी के लिए। बट बात की जाए तो बैंक को भी यहाँ पर अच्छे से ड्यू इंटेलिजेंस या पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए थी कि ये सारी सिक्योरिटीज़ कार्वी की ही है या कहीं और से ली गई है। तो बैंक को लगा कि ये सारी सिक्योरिटीज़ कार्वी की ही है और उस बेसिस ने उसने जो लोन था उसे अप्रूव कर दिया। बट सेबी के अकॉर्डिंग यदि रूल्स को देखा जाए तो सेबी कहता है कि यदि कोई भी बैंक लोन अप्रूव करता है तो उसे सबसे पहले पूरी ड्यू इंटेलिजेंस अच्छे से कर लेनी चाहिए कि जो सारी सिक्योरिटीज़ बताई गई है उस स्टॉक ब्रोकर की है या जो अप्लाई कर रहा है उसकी है भी या नहीं है। तो इस तरीके से कार्वी ने काफ़ी सारा लोन बैंक से ले लिया और उन्होंने उसकी कार्वी की ही जो एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है कार्वी रियलिटी, उसमें उस पैसे को यूज़ किया। तो लगभग 1000 रुपये करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने कार्वी रियलिटी में किया और जो पूरे स्पैम की बात की जा रही है तो ये जो अमाउंट था 2300 करोड़ रुपए था। तो ऐसे काफ़ी सारी कंप्लेन कार्वी के खिलाफ आने लग गई थी। कुछ कंप्लेंट्स बैंक की तरफ से और कुछ कंप्लेन क्लाइंट की तरफ से आ रही थी। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सेबी को इसके खिलाफ तो एक्शन लेना ही था, साथ साथ जो इन्वेस्टर्स थे उनको भी प्रोटेक्ट करना सेबी की एक जिम्मेदारी थी। उस टाइम पर कार्वी के पुल अकाउंट में जितनी भी सिक्योरिटीज़ थी NSDL ने काफ़ी फास्ट रिएक्शन दिया और जो क्लाइंट का डीमेट अकाउंट थे उनमें जितनी भी सिक्योरिटीज़ जाना थी वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गई। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों का जो ट्रेडिंग अकाउंट था और ट्रेडिंग में जितना भी पैसा फंसा था वो उस अकाउंट में डाला गया। तो ये तो पूरा केस था कार्वी का। बट हम यदि आज की बात करें तो आज हम कैसे पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं, और ये कार्वी का केस होने के बाद काफ़ी सारे चेंजेस भी किए गए, काफ़ी सारे नए रूल्स भी बनाए गए। तो हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटीज़ है वो किस तरह से सेफ़ है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब भी हम ट्रेड करते हैं या किसी भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू कोई भी सिक्योरिटीज़ को बाय करते हैं, तो ये जो सिक्योरिटी स्टॉक्स हम बाय करते हैं ये हमारे डीमेट अकाउंट में आता है और ये डीमेट अकाउंट स्टॉक ब्रोकर के पास में नहीं होता है। यानी कि ये डीमेट अकाउंट ब्रोकर के पास नहीं होता है, ये डीमेट अकाउंट CDSL और NSDL के पास में होता है। यानी कि ये डिपॉजिटरी के पास में होता है। जो स्टॉक ब्रोकर है वो सिर्फ एक मीडियम का काम करता है, यानी कि जो स्टॉक ब्रोकर है वो सिर्फ एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है और ये ट्रांजिशन में हेल्प करता है। तो इसी वजह से हम ब्रोकर पे डिपेंड नहीं रहते हैं और हमारी जो स्टॉक सिक्योरिटीज़ है उसकी जो सुरक्षा है वो काफ़ी लेवल तक बढ़ जाती है। और साथ ही जो पावर ऑफ अटॉर्नी का मिसयूज़ हुआ था उसके लिए नए रेगुलेशंस लाए गए। तो इसको एग्जांपल से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप किसी स्टॉक को सेल करते हैं तो आपको एक टी पिन डालना होगा, यानी इसके लिए एक पिन होगा, उसे आपको एंटर करना होगा और इस टी पिन को आप अपने मोबाइल से जनरेट करते हैं। यानी जब भी आपको इसे सेल करना होगा तब आपको वो टी पिन डालना होगा। और इसके अलावा जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके मोबाइल पर SMS और ईमेल आते हैं, उसी के थ्रू आप अपना ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। तो ये हो जाती है हमारी सिक्योरिटीज़ की सेफ्टी की बात। अब बात कर लेते हैं हम कि हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा है वो कैसे सेफ़ है। जून 2021 में तो सेबी ने काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है।
यानी कि यदि 30 दिनों तक आपने कोई भी ट्रेडिंग नहीं की है तो ब्रोकर को आपके अकाउंट यानी बैंक अकाउंट में उसके 3 दिनों के अंदर ही जो आपका पैसा है उसे ट्रांसफ़र करना बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया गया है। उसके अलावा बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस की, तो इन्होंने सबने अपने अपने प्रोटेक्शन फंड बनाए हुए हैं। यानी कि कोई डिफ़ॉल्ट हो गया है, किसी एजेंसी ने कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया और उसके पास जो एसेट्स है उससे सफिशिएंटली जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी भरपाई नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है उसे यूज़ किया जाता है। कार्वी के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अप्रोक्सीमेट 81 करोड़ रुपीज़ के आसपास इन्वेस्टर्स को इसी फंड से रिटर्न वापस, तो जो इन्वेस्टर थे उनको वापस दिया गया था। तो इस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के बारे में यदि आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, वहाँ से आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस के अलावा भी यदि आपकी किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ डिस्क्रिपेंसी हो जाती है तो आप उस स्टॉक ब्रोकर को सबसे पहले ईमेल के थ्रू लिखिए, क्योंकि आपके पास में कुछ ना कुछ लिखित में ज़रूर होना चाहिए। यानी कि आपको आपके स्टॉक ब्रोकर को ईमेल करना है और उसके बाद भी यदि आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल पाता है तो सेबी का एक पोर्टल है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो ये पूरी प्रोसेस ऑनलाइन हो जाती है और इसमें जाकर आपको आपकी जो कंप्लेन है उसे रजिस्टर करना है। तो ये सारे तो प्रोटेक्शन रूल है जो सेबी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से और साथ ही एक्सचेंजर की तरफ से हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ ही हम अपने लिए भी कुछ प्रोटेक्शंस रख सकते हैं। तो सबसे पहले अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपना जो अकाउंट है बहुत ज़्यादा छोटे ब्रोकर्स के साथ में ओपन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर उनके द्वारा आपको यहाँ पर बार बार पुश किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ट्रांजेक्शन कीजिए, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसी से उन्हें यहाँ पर ब्रोकरेज ज़्यादा मिलेगी। और हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यदि वो आपसे पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाते हो तो उसी के बिहाफ पर वो ट्रेड करते हों, तो ऐसी ही कुछ रिस्क है, हम इसे खुद एलिमिनेट कर सकते हैं यदि हम किसी अच्छे ब्रोकर के साथ में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं या इनके साथ में जाते हैं। तो कुछ इंडिया में कुछ टॉप ब्रोकर्स हैं जैसे कि ज़ीरोदा हो गया, अपस्टॉक से, एंजल से, इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, जिन पर डायरेक्ट क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन सी रिस्क होती है यदि हम किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ में अपना अकाउंट ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।